भारत पर अरबों के आक्रमण। भारत और अरब के बीच प्राचीन काल से ही व्यापारिक संबंध रहा है। 7वीं सदी से पूर्व इनका व्यापार भारत के पश्चिमी समुद्र तटों से होता था। अरबों का 7वीं शताब्दी में अचानक एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में प्रकट होना और फिर भारत ही नहीं विश्व के अन्य देशों पर भी अधिकार कर लेना एक आश्चर्यजनक बात है। यद्यपि वे भारत पर अपना स्थायी प्रभाव नहीं छोड़ सके। अरबों के भारत आक्रमण के विषय में पर्याप्त सूचना 9वीं शताब्दी के बिलादूरीकृत किताब फुतुल अल बलदान में मिलती है। 1216 ईस्वी में लिखी गई एक अन्य पुस्तक है चचनामा, जो फारसी भाषा में लिखी गई है। अरबी का फारसी अनुवाद में भी अरबों के आक्रमण के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। तुर्की शासन व्यवस्था जनजातीय संगठन पर आधारित था। अरब पहले मुसलमान आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया। मकरान के मरु प्रदेश के समतली मार्ग से ही वे सिंध में प्रवेश करने में सफल हुए। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर सफल आक्रमण किया। सबसे पहले उसने थट्टा के पास स्थित देवल बंदरगाह को अपने अधीन करना चाहा। रावर का युद्ध कहलाता है ये। अरबों के विरुद्ध भारतीयों की असफलता का कारण सिंध का शासक दाहिर का नकारापन थी। उसकी अदूरदर्शिता ही सिंध के पतन का कारण बनी। अरबों ने भारतीय जनजीवन को काफ़ी प्रभावित किया और स्वयं भी प्रभावित हुए। अरबों ने चिकित्सा, दर्शन शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, गणित और शासन प्रबंधन की शिक्षा भारतीयों से ली। मंसूर के समय 753 से 774 ईस्वी में अरब विद्वान भारत से बगदाद अपने साथ 2 पुस्तकें लेकर गए, ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म सिद्धांत एवं खंड खाद्य। तो ब्रह्मगुप्त की ब्रह्म सिद्धांत तथा खंड खाद्य। भारतीय विद्वानों की सहायता से अल-फज़ारी ने अरबी में इन पुस्तकों का अनुवाद किया। तो भारतीय विद्वानों की सहायता से अल-फज़ारी ने अरबी में इन पुस्तकों का अनुवाद किया। पंचतंत्र का अनुवाद अरबी भाषा में कलीला नाम से हुआ, जिनका उल्लेख अल-बरूनी ने किया है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि सूफी मत पर बौद्ध धर्म का प्रभाव था। अरबों ने सिंध में ऊँट पालन तथा खजूर की खेती का प्रचलन किया। अरबों ने दिरहम नामक सिक्के का सिंध में प्रचलन करवाया। अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध वासियों से जजिया नामक कर की पहली बार वसूली की। नेक्स्ट है तुर्क आक्रमण। अरबों द्वारा प्रारंभ किया गया कार्य तुर्कों ने पूरा किया। तुर्की आक्रमण भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इन आक्रमणों ने अपने व्यापक प्रभाव से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय परिवर्तनों को जन्म दिया। तुर्की शासन व्यवस्था जनजातीय संगठन पर आधारित थी। मोहम्मद पैगंबर के बाद इस्लाम के खलीफा क्रमशः अबू बकर, उमर, अमीर उल मोमीन, उस्मान तथा अली थे। कुरान में खलीफा शब्द प्रतिनिधि के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ खलीफा को पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि माना गया है। खलीफाओं की प्रारंभिक राजधानी मदीना थी। उमैया वंश के शासक याजिद के समय राजधानी मदीना से दमिश्क हो गई। बाद में अब्बासी खलीफाओं ने अपनी राजधानी दमिश्क से बगदाद बनाई। यामिनी वंश का संस्थापक अल्पतगीन था। उसने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। अल्पतगीन का पुत्र सुबुतगीन प्रथम तुर्की शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया। उसने हिंदू शाही शासक जयपाल के राज्य पर आक्रमण किया तथा उसे पराजित किया। भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत को तुर्की आक्रमण से बचाने में हिंदू शाही राजाओं की असफलता के अत्यंत विनाशकारी परिणाम हुए। सुबुतगीन की विजयों से उत्साहित होकर महमूद गजनवी ने 1009 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उसके इस आक्रमण का उल्लेख विद्वान हेनरी एलियट ने किया है। इतिहासकारों ने मुस्लिम इतिहास में महमूद गजनवी को सर्वप्रथम सुल्तान माना है, यद्यपि उसके सिक्कों पर सिर्फ अमीर महमूद अंकित किया गया है। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने उसे यमीन उद्दौला तथा आमीन उल मिल्लाल की उपाधि प्रदान की। कहा जाता है कि इसी अवसर पर उसने भारत पर प्रत्येक वर्ष आक्रमण करने का शपथ ली। इतिहासकार जाफर के अनुसार महमूद का उद्देश्य भारत में इस्लाम धर्म का
प्रचार नहीं बल्कि धन लूटना था। महमूद के दरबारी इतिहासकार उतबी ने उसके आक्रमणों को जिहाद माना है, जिसका मूल उद्देश्य इस्लाम का प्रचार और बुत पश्ती मूर्ति पूजा को समाप्त करना था। महमूद का प्रमुख उद्देश्य भारत की संपत्ति को लूटना था। भारत के पंजाब एवं मुल्तान पर तुर्कों का स्थायी अधिकार था। महमूद के आक्रमण के समय मुल्तान एवं सिंध में मुसलमानी राज्य तथा उत्तर पश्चिमी भारत में हिंदू शाही राज्य था, जिसका शासक जयपाल था। उस समय कश्मीर में भी ब्राह्मण वंश का राज्य था। वहाँ की शासिका रानी दिद्दा थी। कनौज में प्रतिहार वंश का राज्य था। वहाँ के शासक राज्यपाल था। बंगाल में पाल वंश का शासन था। वहाँ का समकालीन शासक महिपाल प्रथम था। महमूद का प्रथम महत्वपूर्ण आक्रमण 1001 ईस्वी में हिंदू शाही शासक जयपाल पर हुआ। इस युद्ध में महमूद की विजय हुई तथा जयपाल पराजित हुआ। महमूद का दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण मुल्तान पर 1004 से 1005 हुआ। वहाँ शिया संप्रदायिक करमाथियों का शासक अब्दुल फतह दाऊद था। मुल्तान पर दूसरी बार महमूद ने 1010 से 1011 में आक्रमण किया। महमूद के कुछ उल्लेखनीय अभियान इस प्रकार हैं। नगरकोट 1006 ईस्वी में, थानेश्वर 1012 से 1013 ईस्वी में, मथुरा और कन्नौज 1016 से 18 ईस्वी में तथा गुजरात सोमनाथ 1025 में। महमूद गजनवी का अंतिम युद्ध 1027 ईस्वी में जाटों पर हुआ था। तो आखिरी युद्ध हुआ था उसका जाटों पर। महमूद का सर्वाधिक उल्लेखनीय आक्रमण गुजरात में समुद्र तट पर स्थित सोमनाथ या सोमेश्वर के मंदिर 1025 पर था। उस समय वहां का शासक भीम प्रथम था। पंजाब में महमूद ने प्रत्यक्ष शासन स्थापित करना का निर्णय लिया, जिससे दूर स्थित प्रांतों की विजय के लिए भारत में एक सैनिक की आवश्यकता पूरी हो सके। उसने भारत में एक सेना गठित की तथा उसकी कमान तिलक नामक हिंदू के हाथ में सौंपी। महमूद के दरबार में अल-बरूनी, फिरदौसी, उतबी आदि विद्वान थे। अल-बरूनी महमूद के आक्रमण के समय भारत आया, जिसकी प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद तत्कालीन इतिहास जानने का महत्वपूर्ण साधन है। इसमें भारतीय गणित, इतिहास, भूगोल, खगोल, दर्शन आदि की समीक्षा की गई है। तो इतने सारे विषयों की इसमें अल-बरूनी की किताब उल हिंद में समीक्षा की गई है। नेक्स्ट है गौरी वंश। 12वीं शताब्दी के मध्य में गौरी वंश का उदय हुआ। गौरी साम्राज्य का आधार उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान था। आरंभ में गौरी गजनी के अधीन था। गौर जो वंश प्रधान था, उसका नाम था शंसबनी। मोहम्मद गौरी इसी वंश का था। मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ। उस समय मुल्तान पर करमाती जाति के मुसलमान शासक शासन करते थे। 1178 ईस्वी में गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूलराज द्वितीय ने उसे आबू पर्वत के तलहटी में पराजित किया। भारत में यह मोहम्मद गौरी की पहली पराजय थी। तो किसने हराया था? मूलराज द्वितीय ने 1178 ईस्वी में गौरी को गुजरात में हराया। पंजाब में उस समय गजनी राजवंश का शासक था। 1186 ईस्वी में गौरी ने छल से खुसरो को कैद कर लिया। उसके पश्चात संपूर्ण पंजाब पर गौरी का अधिकार हो गया और गजनी का राजवंश समाप्त हो गया। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को परास्त किया, किंतु पुनः तराइन के दूसरे युद्ध 1192 ईस्वी में वह मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ। तराइन के युद्ध के पश्चात भारत में तुर्की राज्य की स्थापना हुई तथा 1193 ईस्वी में से दिल्ली भारत में गौरी की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र थी। तराइन की दूसरी लड़ाई को भारतीय इतिहास की एक निर्णायक लड़ाई इसलिए माना जाता है क्योंकि उस समय चौहानों का राज्य उत्तरी भारत का प्रमुख राज्य था। इसकी हार ने उत्तरी भारत में तुर्कों की सत्ता की स्थापना को लगभग तय कर दिया। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद्र पर आक्रमण किया तथा चंदावर के युद्ध में उसे पराजित किया। मोहम्मद गौरी की मुख्य सफलता उसकी उत्तर भारत की विजय थी। वास्तव में भारत में तुर्की राज्य की नींव उसी ने डाली। 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु के बाद ऐबक ने भारत में नए वंश की नींव डाली, जिसे गुलाम वंश कहा गया। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर एक ओर कलीमा खुदा रहता था तथा दूसरी ओर लक्ष्मी की आकृति अंकित रहती थी।
दिल्ली एक नज़र में, एक बार पढ़ते हैं, दिल्ली एक नज़र में। वर्तमान में भारत की राजधानी दिल्ली। ऐसा माना जाता है कि मूल दिल्ली उस स्थान पर थी जहां कभी महाभारत में वर्णित पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। इस नगर की प्राचीनता इस बात से सिद्ध होती है कि आज भी वहां इंद्रप्रस्थ नाम का गांव अस्तित्व में है। ऐतिहासिक दृष्टि से दिल्ली का संस्थापक अनंग पाल तोमर 11वीं सदी को माना जाता है, जिसका उल्लेख पृथ्वीराज रासो में मिलता है, जिसमें इसे ढिल्ली या ढिल्लिश कहा गया है। उदयपुर के बिजोलिया के 1170 ईस्वी के अभिलेख से दिल्ली पर चाहमानों द्वारा अधिकार किए जाने का उल्लेख मिलता है। 1276 ईस्वी के पालम बावली अभिलेख गयासुद्दीन बलबन के समय से दिल्ली का एक और नाम योगिनीपुर मिलता है। ढिल्ली या योगिनीपुर में दोनों नाम जैन पट्टावलियों में बार बार आते हैं। संभवतः कोई मदन पाल नामक शासक 1166 ईस्वी में योगिनीपुर पर शासन करता था। योगिनीपुर का नाम मूलतः योगिनियों अर्ध स्त्री दैविक शक्तियों के मंदिर से जुड़ा है, जो अब उपस्थित नहीं है, लेकिन इसकी स्मृति महरौली के समीप वर्तमान जोग माया के मंदिर के पास सुरक्षित है। सल्तनत कालीन शासकों में कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर सबने दिल्ली को राजधानी के रूप में प्रयोग किया। लोदियों ने 1504 में आगरा को राजधानी बनाया। हुमायूं ने दिल्ली को पुनः मुगलों की राजधानी बनाया। कालांतर में शाहजहां ने भी शाहजहानाबाद नगर बसाकर दिल्ली को राजधानी के रूप में प्रयोग किया। दिल्ली को विदेशी आक्रमणकारियों का सामना करना पड़ा, जो इस प्रकार है। 1398 में तैमूर, 1739 में नादिर शाह तथा 1757 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली के रूप में। 1803 को अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। 1857 के विद्रोह में दिल्ली को मुख्य केंद्र बनाया गया। कालांतर में अंग्रेजों ने बंगाल को राजधानी बना लिया, लेकिन 1912 में एक बार फिर दिल्ली भारत की राजधानी बनी, जो आज तक कायम है। स्मरणीय तथ्य: अपने अभिलेखों में हिंदी की देवनागरी लिपि का प्रयोग करने वाला चंदेल प्रथम पूर्व मध्यकालीन राजवंश था। वुलजले हैग ने अरबों द्वारा सिंध विजय को भारतीय इतिहास की एक आकस्मिक कथा मात्र बताया है। अल-बरूनी की रचना को 11वीं शताब्दी के भारत का दर्पण कहा गया है। वह पाल शासक कौन था जिसने लोक प्रचलित बंगाली परंपराओं, लोकगीतों तथा कथाओं को अमर बना दिया? तो गोपाल। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की प्रतीक प्रतिमा वाग्देवी की मूर्ति को परमार भोज ने प्रतिष्ठापित कराया। चंदेल शासक धंग ने अपने अंतिम समय में प्रयाग के संगम पर अपने जीवन का अंत कर लिया था। सोमदेव का कथा सरित सागर 11वीं शताब्दी के विश्वकोश के रूप में प्रसिद्ध है। पूर्व मध्यकाल में सामंतवाद के उदय का सर्वाधिक राजनीतिक दुष्परिणाम थी केंद्रीय सत्ता का स्थिर होना। 11वीं सदी के मध्य में धारा संस्कृत अध्ययन एवं अध्यापन का मान केंद्र थी। दिगंबर जैन धार्मिक संप्रदाय के अनुयायियों को अस्पृश्य माना जाता था। चालुक्य के शासनकाल में महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। सिंह संवत 1113 से 1114 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय सोलंकी शासक जयसिंह सिद्धराज को है। कर्नल टाढ़ रीति रिवाजों जैसे सूर्य पूजा, अश्वमेघ यज्ञ आदि के आधार पर राजपूतों को शकों के सामंत मानते हैं। बिजोलिया अभिलेख में चौहानों की पूरी वंशावली मिलती है। मनु ने शकों को वार्त्य क्षत्रिय कहा है। राजपूत काल में महिलाओं को सम्मानित स्थान प्राप्त था। समाज में जोहर तथा सती प्रथा की प्रथाएं प्रचलित थीं। चौहान नरेश अर्णोराज तथा उसके पुत्र विसल देव वृहग चतुर्थ ने क्रमशः आना सागर झील तथा विसलसर नामक तालाब का निर्माण करवाया था। राजपूत काल में हिंदू, ब्राह्मण तथा जैन धर्म अत्यधिक लोकप्रिय थे। चंदेल शासकों के समय में खजुराहो में जैन तीर्थंकरों के 5 मंदिरों का निर्माण करवाया गया। दिलवाड़ा के जैन मंदिर में जैन तीर्थंकर आदिनाथ की मूर्ति है। कश्मीर शासक अवंती वर्मन ने झेलम नदी पर बांध बनवाया था। लोहार वंश के शासक हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है। कल्हड़ उसका आश्रित कवि था। कल्हड़ ने राजतरंगिणी की रचना कश्मीर शासक जयसिंह के शासनकाल में पूरी की 12वीं सदी में।
12वीं सदी में उत्तर भारत में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए चंदेलों, गढ़वालों और चौहानों के बीच संघर्ष हुआ, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। महमूद गजनवी को आजम दुनिया का प्रथम सुल्तान माना जाता है। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति अंकित है। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति अंकित है। इरफान हबीब ने तुर्क आक्रमणों के फलस्वरूप उत्तरी भारत में नई प्रौद्योगिकी के विकास की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए लिखा है कि तुर्कों के आगमन ने भारत में कृषि, हस्तशिल्प उत्पादन, सैनिक सामग्री के उत्पादन, कागज के उत्पादन में नए साधनों को विकसित किया। सर्वप्रथम भारत में कागज का प्रयोग मुसलमानों द्वारा ही किया गया। तुर्कों द्वारा भारत में प्रयोग किए गए विशेष प्रकार के धनुष को नावक कहा गया। अब पढ़ेंगे दक्षिण भारत। दक्षिण भारत ऐतिहासिक दृष्टि से विंध्य पर्वतमाला एवं नर्मदा नदी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विभाजित करती है और विंध्य पर्वत क्षेत्र का त्रिकोणात्मक दक्षिणी भाग दक्षिण भारत या दक्कन माना जाता है। तो सबसे पहले राष्ट्रकूट दक्षिण में राष्ट्रकूटों का शासन पाल और प्रतिहार वंशों के शासन के समकालीन था। दक्षिण में राष्ट्रकूटों का शासन पाल और प्रतिहार वंशों के शासन के समकालीन था। अशोक के अभिलेख में रठिकों का उल्लेख हुआ है। सातवाहन वंश के नागनिका के नानाघाट अभिलेख में मराठियों का उल्लेख हुआ है। राष्ट्रकूटों के अभिलेख में उनका मूल निवास स्थान लट्टलूर आधुनिक लातूर जिला बीदर माना गया है, किंतु बाद में एलिचपुर में इस वंश का राज्य स्थापित हुआ। राष्ट्रकूट बादामी के चालुक्य के सामंत थे। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंतीवर्मन या दंतीदुर्ग था, जिसने 8वीं शताब्दी के मध्य 752 ईस्वी में चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को पराजित कर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। उसने अपनी राजधानी मान्यखेत अथवा मालखेत बनाई। दंतीदुर्ग ने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ महादान यज्ञ किया, जिसमें प्रतिहार राजा ने द्वारपाल का काम किया था। दंतीवर्मन के बाद उसका चाचा कृष्ण प्रथम 756 ईस्वी में राजा बना, जिसने बादामी के चालुक्यों के अस्तित्व को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। कृष्ण प्रथम ने वेंगी के चालुक्य तथा मैसूर के गंगों को भी अपनी प्रभुसत्ता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। विजेता होने के साथ साथ कृष्ण प्रथम एक निर्माता भी था। उसने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर गुहा मंदिर का निर्माण करवाया। गोविंद द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र ध्रुव धारावर्ष 780 ईस्वी में शासक बना। पल्लव नरेश दंतीवर्मन तथा वेंगी नरेश विष्णुवर्धन चतुर्थ ने ध्रुव की शक्ति के सामने नतमस्तक होकर शांति समझौता किया। पल्लव नरेश दंतीवर्मन तथा वेंगी नरेश विष्णुवर्धन चतुर्थ ने ध्रुव की शक्ति के सामने नतमस्तक होकर शांति समझौता किया। वह दक्षिण का ध्रुव प्रथम राष्ट्रकूट शासक था, जिसने उत्तरी भारत के आधिपत्य के लिए चलाए जा रहे त्रिसत्तात्मक संघर्ष में दृढ़तापूर्वक हस्तक्षेप किया तथा प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया। उत्तर के अपने सफल अभियानों के पश्चात ध्रुव ने अपने राज चिन्ह पर गंगा और यमुना के प्रतीक रूप में अंकित किया। मालवा और गुजरात के प्रभुत्व के लिए राष्ट्रकूटों ने प्रतिहारों से युद्ध किया। ध्रुव ने अपने तीसरे तथा योग्य पुत्र गोविंद तृतीय 793 से 814 ईस्वी के पक्ष में सिंहासन छोड़ दिया। संजन ताम्रपत्र के अनुसार गोविंद तृतीय ने हिमालय तक सैनिक अभियान किया और मालवा, कौशल, कलिंग, वंग, डाहल तथा प्रक को जीता। गोविंद तृतीय ने पल्लव, पांड्य, केरल तथा गंग राजाओं द्वारा बनाए गए संघ को ध्वस्त कर दिया। राष्ट्रकूट शासकों में गोविंद तृतीय अपने अद्वितीय साहस, कूटनीतिज्ञता, सेना नायकत्व आदि गुणों के कारण सर्वश्रेष्ठ शासक था। उसका काल राष्ट्रकूट शक्ति का चरमोत्कर्ष काल था। गोविंद तृतीय ने पाल शासक धर्मपाल तथा प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। प्रतिहार शासक ने उसे मालवा छीनकर अपने एक अधिकारी परमार वंश के उपेंद्र को सुपुर्द कर दिया। गोविंद का अल्पवयस्क उत्तराधिकारी अमोघ वर्ष 814 से 876 ईस्वी कर्क के संरक्षण में शासक हुआ। अमोघ वर्ष में अपने पूर्वजों की भांति सैन्य उत्साह का अभाव था, जिसका आंशिक कारण यह भी था कि उसका धर्म एवं साहित्य की ओर अतिशय रुझान था। अमोघ वर्ष विद्या और कला का उदार संरक्षक था। उसने कविराज मार्ग नामक कन्नड़ भाषा में एक काव्य ग्रंथ की रचना की। उसने अपनी राजभाषा में
उसने अपनी राज्यसभा में अनेक विद्वानों को आश्रय प्रदान किया। इनमें आदि पुराण के लेखक जीनसेन तथा गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं स्वयंभू प्रमुख हैं। संजन ताम्र लेख विद्या तथा साहित्य के संरक्षक के रूप में अमोघ वर्ष को गुप्त सम्राट शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से भी महान बताता है। इसके अनुसार विद्या दान तथा पुरस्कार देने में वह चंद्रगुप्त से भी बढ़कर था। अमोघ वर्ष जैन मत का पोषक था और यही उसकी शांतिवादी प्रकृति का कारण था, किंतु जैन मतानुयायी होते हुए भी वह हिंदू देवी देवताओं का भी सम्मान करता था। वह महालक्ष्मी का अनन्य भक्त था तथा संजन ताम्रपत्र से पता चलता है कि उसने एक अवसर पर देवी को अपने बाएं हाथ की उंगली चढ़ा दी थी। उसकी तुलना शिव दधीची जैसे पौराणिक व्यक्तियों से की जाती है। उसने मालखेत नामक एक नया नगर बसाया तथा अपनी राजधानी वहां ले गया। उसके शासनकाल में अनेक विद्रोह हुए थे। संभवतः राष्ट्रकूटों के सर्वश्रेष्ठ शासक थे इंद्र तृतीय 915 से 927 ईस्वी और कृष्ण तृतीय 939 से 965 ईस्वी। प्रतिहार शासक महिपाल की पराजय तथा 915 ईस्वी में कन्नौज की लूट के बाद इंद्र तृतीय अपने समय का अत्यंत शक्तिशाली राजा हुआ। इंद्र तृतीय के समय भारत भ्रमण पर आए हुए अरब यात्री अल मसूदी के अनुसार राष्ट्रकूट राजा बलहारा एवं बल्लभ राज भारत का सर्वश्रेष्ठ राजा था। कृष्ण तृतीय 939 से 965 ईस्वी ने अपने राज्यारोहण के समय अकाल वर्ष की उपाधि धारण की। कांची और तंजौर को जीतने के बाद उसने कांचीयुम यानी तंजेयम कोंड कांची तंजौर का विजेता की भी उपाधि ग्रहण की थी। कृष्ण तृतीय ने चोल नरेश परांतक प्रथम को पराजित किया तथा चोल राज्य के उत्तरी भाग को हस्तगत कर दिया। दक्षिण में उसकी सेनाएं रामेश्वरम तक पहुंच गई थी। वहां उसने एक विजय स्तंभ तथा एक मंदिर का निर्माण करवाया। कृष्ण तृतीय ने अपने पड़ोसी राजाओं के विरुद्ध युद्ध नीति अपनाकर उन्हें अपना विरोधी बना लिया और इस कारण वंश उसके उत्तराधिकारियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। महत्वपूर्ण राज्यों के संस्थापक एवं उनकी राजधानियां। राज्य दिया है, राजधानियां दी हैं, संस्थापक दिया है। चोल राज्य की राजधानी तंजौर थी, संस्थापक था विजयालय। चालुक्य वेंगी उनकी राजधानी थी वेंगी और संस्थापक था विष्णुवर्धन। कलचुरी वंश राज्य उनके राजधानियां थी त्रिपुरी और संस्थापक था कोक्कल। चालुक्य वातापी वल्लभी राजधानी जयसिंह प्रथम संस्थापक। प्रतिहार उज्जैन कन्नौज संस्थापक हरिश्चंद्र। पाल राजधानी मुंगेर संस्थापक गोपाल। राष्ट्रकूट राजधानी मान्यखेत संस्थापक दंती दुर्ग। वाकाटक राजधानी थी नंदीवर्धन और संस्थापक था विंध्य शक्ति। राज्य था परमार, राजधानी थी उसकी उज्जैन धारा और संस्थापक था उपेंद्र या कृष्णराज। चंदेल उसकी राजधानी खजुराहो, संस्थापक नन्नुक। गढ़वाल की राजधानी कन्नौज और संस्थापक चंद्रदेव। सोलंकी वंश अहिनलवाड़ और उसका संस्थापक मूलराज प्रथम। कल्याणी के चालुक्य तो राजधानी मान्यखेत, संस्थापक विजयादित्य। चौहान राजधानी अजमेर, संस्थापक वासुदेव। सेन की राजधानी काशीपुर लखनौती और संस्थापक थे उनके सामंत सेन। शाही वंश के उद्भांड और संस्थापक थे कल्लर। पल्लव की कांचीपुरम राजधानी थी और संस्थापक थे सिंह विष्णु। कृष्ण तृतीय ने रामेश्वरम में कृष्णेश्वर तथा गंड मार्तंडादित्य के मंदिर बनवाए। उसकी राज्यसभा में कन्नड़ भाषा का कवि पुन्न निवास करता था, जिसने शांति पुराण की रचना की। किसने की? पुन्न ने की। कन्नड़ भाषा का कवि था। कृष्ण तृतीय के दरबार में था। कृष्ण तृतीय की मृत्यु के बाद उसके निर्बल उत्तराधिकारियों के बीच गृह युद्ध शुरू हो गया। उनके इस स्थिति का लाभ उठाते हुए मालवा परमारों ने स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी, जो राष्ट्रकूट साम्राज्य के सामंत थे।
परमार राजा सियक ने राष्ट्रकूट राज्य पर आक्रमण कर दिया तथा 972 से 973 ईस्वी में राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेड़ में खूब लूटपाट की। 974-75 में चालुक्य राजा तेल द्वितीय ने राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कर्क द्वितीय को परास्त करके राष्ट्रकूट राज्य पर अधिकार कर लिया तथा कल्याणी के चालुक्य वंशीय राज्य की स्थापना की। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। नेक्स्ट है वाकाटक वंश। वाकाटक वंश तीसरी शताब्दी ईस्वी से छठी शताब्दी ईस्वी तक दक्षिणापथ में शासन करने वाले समस्त राजवंशों में वाकाटक वंश सर्वाधिक सम्मानित तथा सुसंस्कृत था। इस राजवंश के विष्णु वृद्धि गोत्र के ब्राह्मण थे तथा उनका मूल निवास स्थान बरार विदर्भ में था। अजंता गुहालेख इस वंश के शासकों की राजनीतिक उपलब्धियों का विवरण देता है। वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी के लगभग विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। उसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन बरार के स्थानीय शासक थे। वाकाटक वंश में प्रवर सेन प्रथम ही एकमात्र शासक ने सम्राट की उपाधि धारण की थी। उसका प्रवीर नाम से भी उल्लेख मिलता है। पुराणों से ज्ञात होता है कि वह प्रवर सेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ, 1 वाजपेयी यज्ञ तथा अन्य अनेक वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था। रुद्रसेन प्रथम को वाकाटक अभिलेखों में महाभैरव का उपासक बताया गया है। पृथ्वी सेन प्रथम का काल शांति एवं समृद्धि का काल था। वाकाटक लेखों में उसे अत्यंत पवित्र तथा धर्म विजयी शासक कहा गया है जो आचरण में युधिष्ठिर की समान था। प्रवर सेन द्वितीय एक साहित्यिक अभिरुचि का शासक था जिसने सेतुबंध नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ की रचना की थी। तो प्रवर सेन द्वितीय एक साहित्यिक अभिरुचि का शासक था जिसने सेतुबंध नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ की रचना की। प्रवर सेन द्वितीय ने अपनी पुरानी राजधानी नंदीवर्धन से प्रवरपुर स्थानांतरित कर दिया। पृथ्वी सेन द्वितीय को उसके बालाघाट अभिलेख में परम भागवत कहा गया है। इस वंश के शासक विद्या प्रेमी तथा कला और साहित्य के उदार संरक्षक थे। इस वंश के प्रवर सेन ने सेतुबंध तथा सर्वसेन ने हर विजय नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ की रचना की। संस्कृत के विदर्भी शैली का पूर्व विकास वाकाटक नरेशों के दरबार में ही हुआ। कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक प्रवर सेन द्वितीय की राजसभा में निवास किया था। वाकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। इस वंश के राजाओं ने अश्वमेध, वाजपेयी आदि वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उनकी उपाधियां परम माहेश्वर तथा परम भागवत की थी। माहेश्वर और परम भागवत की थी। अजंता के 16वें तथा 17वें गुहा विहार और 19वें गुहा चैत्य का निर्माण इसी युग में हुआ था। बादामी के चालुक्य ईसा की 6ठी शताब्दी के मध्य से लेकर 8वीं शताब्दी के मध्य तक दक्षिणापथ पर चालुक्य वंश की जिस शाखा का आधिपत्य रहा उसका उत्कर्ष स्थल बादामी या वातापी होने के कारण उसे बादामी अथवा वातापी का चालुक्य कहा जाता है। इस शाखा को पूर्वकालीन पश्चिमी चालुक्य भी कहा गया है। बादामी के चालुक्य वंश के इतिहास के प्रामाणिक साधन अभिलेख हैं। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख है। यह लेख एक प्रशस्ति के रूप में है तथा इसकी भाषा संस्कृत है। लिपि दक्षिणी ब्राह्मी है। इस लेख की रचना रवि कीर्ति ने की है। बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। इसने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए। कीर्तिवर्मन प्रथम 566 से 597 ईस्वी ने बनवासी के कदंब, कोंकण के मौर्य तथा वल्लरी करनूल क्षेत्र के नलवंशी शासकों को पराजित कर उनके राज्य को अपने राज्य में मिलाया। कीर्तिवर्मन प्रथम ने सत्याश्रम, पृथ्वी वल्लभ आदि उपाधियां ग्रहण की तथा वैदिक यज्ञ किए। उसे वातापी का प्रथम निर्माता भी कहा जाता है। महाकूट स्तंभ लेख में कीर्तिवर्मन प्रथम को बहु सुवर्ण अग्निष्टोम यज्ञ करने वाला कहा गया है। मंगलेश वैष्णव धर्मानुयायी था। उसे परम भागवत कहा गया है। उसने बादामी के गुहा मंदिरों का निर्माण पूरा करवाया जिसका प्रारंभ कीर्तिवर्मन के समय हुआ था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य तथा शक्तिशाली शासक था। उसने अपने चाचा मंगलेश
तथा उसके समर्थकों की हत्या कर 609 से 610 ईस्वी में बादामी के चालुक्य वंश की गद्दी पर बैठा। पुलकेशिन तृतीय तथा मंगलेश के बीच होने वाले गृह युद्ध के परिणाम स्वरूप चारों ओर अराजकता एवं अव्यवस्था फैल गई। पुलकेशिन तृतीय का हर्ष से नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था। ऐहोल अभिलेख से पता चलता है कि इस युद्ध में पुलकेशिन तृतीय ने हर्ष को पराजित किया। सैकड़ों राजाओं को जीतने के बाद उसने परमेश्वर की उपाधि धारण की। पल्लव चालुक्य संघर्ष का सूत्रपात इसी के शासनकाल में शुरू होता है। पल्लव वंश का शासक इस समय महेंद्र वर्मन था। पुलकेशिन तृतीय ने कांची पर आक्रमण किया तथा उसके राज्य के उत्तरी प्रांतों पर अधिकार कर लिया। पुलकेशिन तृतीय अपनी प्रारंभिक असफलताओं से उत्साहित होकर पुनः कांची पर आक्रमण किया। इस समय पल्लव वंश में महेंद्र वर्मन का पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम शासन कर रहा था। उसने इस युद्ध में पुलकेशिन तृतीय को बुरी तरह पराजित किया। इस युद्ध में उसे लंका नरेश मानव वर्मन से सहायता मिली थी। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य तृतीय ने पल्लव नरेश नंदी वर्मा द्वितीय को पराजित करके कांची कोंडा की उपाधि धारण की। पूर्वी चालुक्य वेंगी वंश की स्थापना पुलकेशिन तृतीय के भाई विष्णुवर्धन ने की थी। चालुक्य वंश में विजयादित्य का शासनकाल 696 से 733 ईस्वी सबसे दीर्घकालीन रहा। उसके उत्तराधिकारियों में उसकी उपाधि समस्त भुवनश्रय की मिलती है। वह एक महान निर्माता भी था तथा उसी के समय में पट्टडकल के विशाल शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अजंता के भित्ति चित्रों पर चालुक्य शासकों द्वारा बनवाया गया चित्र पुलकेशिन तृतीय द्वारा ईरानी राजदूत का स्वागत महत्वपूर्ण है। तो अजंता के भित्ति चित्रों में चालुक्य शासकों द्वारा बनवाया गया चित्र पुलकेशिन तृतीय द्वारा ईरानी राजदूत का स्वागत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कल्याणी के चालुक्य वंश का उदय राष्ट्रकूटों के पतन के पश्चात हुआ। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता तेलप द्वितीय था। तेलप द्वितीय का परमार शासक मुंज से लंबा संघर्ष हुआ। इसका उल्लेख साहित्य तथा लेखों में मिलता है। मेरुतुंग कृत प्रबंध चिंतामणि से ज्ञात होता है कि तेलप द्वितीय ने मुंज के ऊपर 6 बार आक्रमण किया किंतु प्रत्येक बार पराजित हुआ। सोमेश्वर प्रथम 1043 ईस्वी शासक बना। उसने अपनी राजधानी मान्यखेत से कल्याणी में स्थानांतरित किया। चोल नरेश राजराज ने सोमेश्वर प्रथम को बुरी तरह परास्त करके विजयेंद्र की उपाधि धारण की। सोमेश्वर प्रथम ने परमारों की राजधानी धारा नगरी के ऊपर आक्रमण कर वहां के शासक भोज को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। अन्य लेखों से पता चलता है कि चालुक्यों ने धारा नगरी को जला दिया तथा मांडव पर अधिकार कर लिया। सोमेश्वर प्रथम कोप्पम तथा कुंडल संगमम के युद्ध में चोलों से बुरी तरह पराजित हुआ। जो सोमेश्वर प्रथम था वो कोप्पम तथा कुडल संगमम के युद्ध में चोलों से बुरी तरह पराजित हुआ। चोलों ने निरंतर पराजय के पश्चात उसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। विक्रमादित्य षष्ठ 1076 से 1126 ईस्वी सोमेश्वर प्रथम का कनिष्ठ पुत्र था। 1076 ईस्वी में अपने राज्यारोहण के समय उसने एक संवत का प्रवर्तन किया जिसे चालुक्य विक्रम संवत कहा जाता है। विक्रमादित्य षष्ठ के राज्यारोहण के बाद चोल चालुक्य संघर्ष कुछ काल तक रुका रहा। उसका शासन काल सामान्यतः शांतिपूर्ण रहा। एक कुशल योद्धा तथा साम्राज्य निर्माता होने के साथ साथ विक्रमादित्य षष्ठ साहित्य एवं कला का महान उन्नायक था। उसने विक्रमपुर नामक एक नया नगर बसाया तथा भगवान विष्णु का एक विशाल मंदिर एवं विशाल झील का भी निर्माण करवाया था। उसकी राज्यसभा में विक्रमांक देवचरित के रचयिता विल्हड़ तथा मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर निवास करते थे। विल्हड़ उसके राजकवि थे। विक्रमादित्य षष्ठ कल्याणी के चालुक्य वंश का महानतम शासक था। उसकी मृत्यु के पश्चात कल्याणी के चालुक्य वंश की अवनति प्रारंभ हो गई। विक्रमादित्य षष्ठ के पश्चात सोमेश्वर तृतीय 1126 से 1138 ईस्वी चालुक्य वंश का शासक बना। उसने भूलोकमल तथा त्रिभुवनमल जैसी उपाधियां धारण की। सोमेश्वर तृतीय की विजयों की अपेक्षा शांति के कार्यों में अधिक रुचि थी। वह स्वयं एक बड़ा विद्वान था जिसने मानसोल्लास नामक शिल्प शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। इस वंश का अंतिम शासक तेल तृतीय का पुत्र सोमेश्वर चतुर्थ था। ऐहोल को मंदिर का नगर टाउन ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है। चालुक्यों का
पारिवारिक चिन्ह वराह था। चालुक्यों के शासनकाल में ग्राम के अधिकारी को गामुंड कहा जाता था। इनकी नियुक्ति केंद्र द्वारा होती थी। नेक्स्ट है पल्लव राजवंश। पल्लव राजवंश प्रारंभिक पल्लव शासकों के उल्लेख उनके प्राकृत एवं संस्कृत अभिलेखों से प्राप्त होते हैं, किंतु एक शक्तिशाली राज्य का संस्थापक सिंह विष्णु लगभग 563 से 600 ईस्वी को माना जाता है। सिंह विष्णु वैष्णव धर्मानुयायी था। उसके काल को प्रोत्साहन दिया उसने कला को प्रोत्साहन दिया। उसके समय में मामल्लपुरम में वराह मंदिर का निर्माण हुआ। सिंह विष्णु की राज्यसभा में संस्कृत महाकवि भारवी निवास करते थे, जिन्होंने कीरातार्जुनीयम महाकाव्य लिखा। महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 ईस्वी सिंह विष्णु का पुत्र तथा उत्तराधिकारी था। वह पल्लव वंश के महानतम शासकों में था। महेंद्र वर्मन युद्ध और शांति दोनों में समान रूप से महान था। उसने मत्त विलास, विचित्र चित्र, गुण भर आदि उपाधियां ग्रहण की थी। वह एक महान निर्माता, कवि एवं संगीतज्ञ था। उसने मत्त विलास प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ की रचना की। इसमें कपालिकों तथा भिक्षुओं पर व्यंग कसा गया था। प्रसिद्ध संगीतज्ञ रुद्राचार्य ने उसने संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी। किसने संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी? रुद्राचार्य से महेंद्र वर्मन प्रथम के समय से ही पल्लव चालुक्य संघर्ष का प्रारंभ हुआ। उसने शैव संत अप्पार के प्रभाव से जैन धर्म का परित्याग कर शैव मत ग्रहण कर लिया। नरसिंह वर्मन प्रथम का टाइम पीरियड था 630 से 668 ईस्वी। अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। नरसिंह वर्मन ने बादामी में चालुक्यों पुलकेशिन द्वितीय पर अधिकार करने के बाद अपना विजय स्तंभ स्थापित किया था। इस विजय का उल्लेख बादामी में मल्लिकार्जुन मंदिर के पीछे एक पाषाण पर उत्कीर्ण है। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने वातापी का अपहर्ता की उपाधि धारण की तथा इसी विजय के पश्चात उसने महामल्ल की भी उपाधि धारण की। नरसिंह वर्मन ने चालुक्य विजय के फलस्वरूप श्रीलंका के मानव वर्मन को सहायता पुनः राजगद्दी देने के लिए एक शक्तिशाली नौसेना सिंघल भेजी, जिसकी सहायता से उसने सिंघल के राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया। नरसिंह वर्मन की लंका विजय का उल्लेख काशाकुंडी ताम्रपत्र और महावंश में किया गया है। महावंश के 47 अध्याय के अनुसार लंका का राजकुमार मानव वर्मन भारत के राजा नरसिंह वर्मन के दरबार में रहता था। नरसिंह वर्मन एक महानिर्माता भी था। महाबलीपुरम के कुछ एकात्मक रथों का निर्माण उसके काल में हुआ। महाबलीपुरम उसके राज्य का सर्वप्रमुख बंदरगाह था। उसके शासनकाल 641 ईस्वी में चीनी यात्री हिनसांग कांची गया था और काफी समय तक वहां रहा। उसके अनुसार कांची के लोग उत्साही, सत्यवादी और विद्याप्रेमी थे। नरसिंह वर्मन द्वितीय राजसिंह 680 से 720 ईस्वी परमेश्वर वर्मन का पुत्र तथा उत्तराधिकारी था। उसका शासनकाल शांतिपूर्ण रहा। अंतः कला और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाशनाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण करवाया था। पूछा हुआ क्वेश्चन है। राजसिंह शंकर भक्त तथा आगम प्रिय उसकी सर्वप्रिय उपाधियां थी। संस्कृत के प्रख्यात लेखक दांडिन उसकी राज्यसभा में रहते थे। उसने अपना एक दूत मंडल चीन भेजा था तथा चीनी बौद्ध यात्रियों के लिए नागपट्टनम में एक विहार निर्मित करवाया था। परमेश्वर वर्मन द्वितीय की आकस्मिक मृत्यु के बाद पल्लव राज्य में संकट उत्पन्न हो गया, क्योंकि उसका कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं था। अतः कांची के लोगों ने समानांतर शाखा के एक राजकुमार नंदी वर्मन द्वितीय को राजा चुना। नंदी वर्मन द्वितीय सिंह विष्णु की परंपरा का न होकर भीम वर्मा की परंपरा का शासक था। इस परंपरा के शासक सामंत स्थिति के थे। नंदी वर्मन द्वितीय वैष्णव मतानुयायी था। उसने कला एवं साहित्य को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया। उसने कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगाई अलवार उसका समकालीन था। नंदी वर्मन तृतीय शैव मतानुयायी था।
नंदीवर्मन तृतीय शैव मतानुयायी था। उसने तमिल साहित्य को संरक्षण प्रदान किया। उसकी राज्यसभा में तमिल भाषा का प्रसिद्ध कवि संत पेरुंदेवनार निवास करता था, जिसने भारत वेणवा नामक ग्रंथ की रचना की थी। दंदीवर्मन, नेक्स्ट है दंदीवर्मन। नंदीवर्मन तृतीय का उत्तराधिकारी था। वेलुर पल्लम अभिलेख में उसे विष्णु का अवतार कहा गया है। अपराजित पल्लव वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। अपराजित जो था वो पल्लव वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। पल्लव कालीन संस्कृति, कांची के पल्लव नरेश ब्राह्मण धर्मानुयायी थे। यह ब्राह्मण धर्म की उन्नति का काल रहा। पल्लव राजाओं का शासनकाल नयनारों तथा अलवारों के भक्ति आंदोलनों के लिए प्रसिद्ध रहा। नरसिंह वर्मन प्रथम ने शिव की उपासना में कई मंदिर बनवाए थे। परमेश्वर वर्मन प्रथम शिव का अनन्य उपासक था, जिसकी उपाधि परम माहेश्वर की थी। दक्षिण में वैष्णव आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम पल्लवों के राज्य से ही हुआ तथा उसके बाद दक्षिण के अन्य भागों में पहुंचा। कला तथा स्थापत्य, नेक्स्ट है कला तथा स्थापत्य। पल्लव नरेशों का शासनकाल कला एवं स्थापत्य की उन्नति के लिए प्रसिद्ध है। वस्तुतः उनकी वास्तु एवं तक्षण कला दक्षिण भारतीय कला के इतिहास में सर्वाधिक गौरवशाली अध्याय है। पल्लव वास्तुकला ही दक्षिण की द्रविड़ कला शैली का आधार बनी। दक्षिण भारतीय स्थापत्य के तीन प्रमुख अंग थे। पहला था मंडप, दूसरा था रथ, तीसरा था विशाल मंदिर। प्रसिद्ध कलाविद पर्सी ब्राउन ने पल्लव वास्तुकला के विकास की शैलियों को 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहला महेंद्र वर्मन शैली। इसके अंतर्गत कठोर पाषाण को काटकर गुहा मंदिरों का निर्माण हुआ, जिन्हें मंडप कहा जाता है। मामल्ल शैली का विकास नरसिंह वर्मन प्रथम मामल्य के काल में हुआ। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के स्मारक बने, मंडप तथा एकाश्म मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया है। इस शैली में निर्मित सभी स्मारक मामल्लपुरम, महाबलीपुरम में विद्यमान हैं। रथ मंदिरों में द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। इसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। रथ मंदिरों में धर्मराज रथ सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसे द्रविड़ मंदिर शैली का अग्रदूत कहा जा सकता है। इसी रथ मंदिर पर नरसिंह वर्मन की मूर्ति अंकित है। इन रथों को सप्त पैगोडा कहा जाता है। दुर्भाग्यवश इनकी रचना अपूर्ण रह गई है। राज सिंह शैली के अंतर्गत गुहा मंदिरों के स्थान पर पाषाण, ईंट आदि की सहायता से इमारती मंदिरों का निर्माण करवाया गया। शोर मंदिर इस शैली का प्रथम उदाहरण है। कांची का कैलाश मंदिर एवं बैकुंठ पेरुमल मंदिर इसी शैली में बने हैं। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह द्वितीय के समय प्रारंभ हुआ तथा उसके उत्तराधिकारी महेंद्र वर्मन द्वितीय के समय में इसकी रचना पूर्ण हुई। बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण परमेश्वर द्वितीय के समय में हुआ था। यह भगवान विष्णु का मंदिर है। नंदी वर्मन शैली के अंतर्गत अपेक्षाकृत छोटे मंदिरों का निर्माण हुआ। नेक्स्ट है चोल साम्राज्य। यद्यपि चोलों का राजनीतिक उत्कर्ष 10वीं शताब्दी के मध्य में आरंभ हुआ, परंतु इसका प्रारंभिक इतिहास संगम युग 3री शताब्दी से प्रारंभ होता है। संगमकालीन साहित्य में 2 चोल नरेशों का प्रमुख रूप से उल्लेख मिलता है। पहला करिकाल, दूसरा कोच्चेनगनान। करिकाल दूसरे थे कोच्चेनगनान। संगम युगीन चोलों में करिकाल महानतम नरेश था। चोल राष्ट्र या चोल मंडलम पेन्नार और कावेरी नदियों के बीच पूर्वी समुद्र तट पर स्थित था। चोल साम्राज्य का उदय 9वीं शताब्दी में हुआ। इस साम्राज्य की स्थापना विजयालय 850 से 887 ने की। उसने तंजौर या तंजावुर पर अधिकार करके नरकेसरी की उपाधि धारण की। विजयालय पल्लवों का एक सामंत था। इसमें पहले थे आदित्य प्रथम टाइम पीरियड है 880 से 907 ईस्वी। इसने चोलों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र घोषित किया। पल्लवों को परास्त करने के उपलक्ष्य में आदित्य ने कोदंडराम की उपाधि धारण की। द्रविड़ देश में चोल अधिपत्य की स्थापना वास्तव में परांतक प्रथम
907 ईस्वी से 953 ईस्वी के समय हुई। उसने मदुरा के पांड्य राजा को हराया और मदुरई कोंड की उपाधि धारण की। 915 ईस्वी में परांतक ने वेल्लूर के युद्ध में पांड्य तथा श्रीलंका की संयुक्त सेनाओं को बुरी तरह पराजित किया। दक्षिण भारत की राजनीति में श्रीलंका के इस हस्तक्षेप के कारण चोलों एवं श्रीलंका के मध्य एक लंबे संघर्ष का प्रारंभ हुआ। 949 ईस्वी में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने पश्चिमी गंगों की सहायता से चोलों पर आक्रमण कर दिया तथा कोल्लम के युद्ध में चोल बुरी तरह पराजित हुए तथा साम्राज्य का उत्तरी भाग राष्ट्रकूट साम्राज्य में मिला लिया गया। राजराज प्रथम, नेक्स्ट है राजराज प्रथम। इनका टाइम पीरियड है 985 से 1014 ईस्वी तक। 985 से 1014 ईस्वी तक। 985 ईस्वी में राजराज के राज्यारोहण के साथ चोल इतिहास की महानता का युग प्रारंभ हुआ। उसने सर्वप्रथम चेरों की नौसेना को कंडलूर में परास्त किया। चेरों की नौसेना को कंडलूर में परास्त किया तथा इस विजय के उपलक्ष्य में कांडलूर सालेकलमरुत की उपाधि ग्रहण की। इसके बाद उसने चालुक्य, मदुरा, पांड्य तथा दक्षिण मैसूर के गंग राजाओं को पराजित किया। केरल, चेर तथा पांड्य राज्य पर अधिकार करने के पश्चात राजराज ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। उस समय वहां का शासक महिंद चाहे महेंद्र पंचम था। वह युद्ध में पराजित हुआ। राजराज ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार करके उसे चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत बनाया और इसे मुम्मिड चोल मंडलम नाम दिया। राजराज ने अनुराधापुर के स्थान पर पोल्लनरुवा को अपनी राजधानी बनाई। तथा इसका नाम जयनाथ मंडलम रखा। राजराज ने वेंगी के अपदस्थ राजकुमार शक्तिवर्मन एवं विमलादित्य को चोड़ भीम के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया। उसने भीम को पराजित करके शक्तिवर्मन को वेंगी का राजा बनाया। अब वेंगी उसका संरक्षक राज्य बन गया। चोल अभिलेखों से विदित होता है कि राजराज ने कलिंग सहित 12,000 पुराने द्वीपों वाले सामुद्रिक प्रदेशों, जिसकी पहचान लक्षद्वीप एवं मालदीव के साथ की गई है, को विजित किया। राजराज ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप समूह की विजय से किया। यह विजय उसकी नौसेना की अद्भुत उपलब्धि थी। राजराज की श्रीलंका विजय दक्षिण एवं एशियाई देशों के साथ व्यापार को अपने अधिकार में लाने के उद्देश्य से किया था। उन्होंने श्रीलंका विजय की स्मृति में वहां एक शिव मंदिर का निर्माण कराया। 1000 ईस्वी में उसने भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण कराया और अपने संपूर्ण साम्राज्य में स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन दिया। ग्राम सभाओं और स्वशासित निगमों द्वारा सार्वजनिक धन के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए उनके हिसाब की जांच पड़ताल की व्यवस्था की गई। चोल स्थापत्य कला के क्षेत्र में राजराज का योगदान सर्वदा नवीन है। तंजौर में उसके द्वारा निर्मित बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर, शिव मंदिर एवं भवन तमिल स्थापत्य के सर्वाधिक सुंदर स्मारकों में है। उसने श्री विजय के शैलेंद्र शासक श्री मार विजयोत्तुंग वर्मन को नागापट्टम में एक बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति दी। राजराज प्रथम के काल में एक दूत मंडल चीन गया था। उसने अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन प्रशस्ति के साथ प्रारंभ करने की प्रथा का सूत्रपात किया। उसने मुम्मडी चोल देव, जय गोंड चोल, मार्तंड आदि उपाधियां भी ग्रहण की। राजेंद्र प्रथम, नेक्स्ट है राजेंद्र प्रथम। 1012 से 1044 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड था। राजराज प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका योग्य पुत्र राजेंद्र प्रथम सम्राट बना। उसने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया। अपने शासन के 5वें वर्ष 1017 ईस्वी में उसने संपूर्ण श्रीलंका को विजित किया। वहां के शासक महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य भेज दिया गया, जहां 12 वर्षों के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। तो श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य भेज दिया गया, जहां 12 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गई। राजेंद्र प्रथम ने अरब सागर स्थित
सधीमंतिब नामक द्वीप पर भी अपना अधिकार स्थापित किया। चोल शासक द्वारा यह पश्चिम का सर्वप्रथम अभियान था। श्रीलंका की विजय के उपरांत राजेंद्र ने पांड्यों तथा चेरों पर भी आक्रमण किया। इन राज्यों पर अधिकार करने के पश्चात उसने अपने पुत्र राजाधिराज को पांड्य प्रदेश का वायसराय महामंडलेश्वर नियुक्त किया तथा उसे चोल पांड्य की उपाधि दी। उत्तर में उसने बंगाल के पाल शासक महीपाल को पराजित किया। इस गंगा घाटी के अभियान की सफलता पर राजेंद्र ने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की तथा इसके उपलक्ष्य में उसने गंगईकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की। गंगईकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की। नवीन राजधानी के निकट सिंचाई के लिए चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण कराया। राजेंद्र की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विजय 1035 ईस्वी में कडारम आधुनिक केदह के श्री विजय साम्राज्य के विरुद्ध सफल सैनिक अभियान था। श्री विजय साम्राज्य मलाया प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा निकटवर्ती द्वीपों तक फैला था। चोल जहाजी बेड़े ने बंगाल की खाड़ी को पार कर कडारम के श्री विजय नरेश संग्राम कुलोत्तुंग वर्मन को पराजित किया और निकोबार द्वीप समूह एवं मलय प्रायद्वीप के मध्य कडारम सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया। श्री विजय साम्राज्य पर इस चोल आक्रमण के 2 कारण हो सकते हैं। पहला, श्री विजय साम्राज्य संभवतः पूर्वी जगत के साथ चोलों के व्यापारिक संपर्क में बाधा बना हुआ था। व्यापारिक उद्देश्य। दूसरा, राजेंद्र अपने पिता द्वारा स्थापित औपनिवेशिक साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। राजेंद्र प्रथम के तिरुवालंगाडु एवं करदाई तंजौर अभिलेखों में उसकी उपलब्धियों की सबसे विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। श्रीलंका एवं मालदीव पर जलसेना के कारण चोल नियंत्रण बना हुआ था, जिसके कारण पूर्वी जगत विशेषतः चीन के साथ व्यापार को भी प्रोत्साहन मिल रहा था। राजेंद्र द्वारा बंगाल पर आक्रमण निश्चित रूप से तमिल प्रदेश के प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था। राजेंद्र चोल के शासनकाल में दक्षिण भारत में वैदिक शिक्षा एवं दर्शन का प्रचुर विकास हुआ। उसने वैदिक साहित्य के अध्ययन के लिए एक विशाल विद्यालय की स्थापना करवाई। उसके विद्यानुराग की पुष्टि राजेंद्र चोल के शासनकाल में दक्षिण भारत में वैदिक शिक्षा एवं दर्शन का प्रचुर विकास हुआ। उसने वैदिक साहित्य के अध्ययन के लिए एक विशाल विद्यालय की स्थापना करवाई। उसके विद्यानुराग की पुष्टि उसकी उपाधियों जैसे पंडित चोल, मोडिंगुडल चोल आदि से होती है। राजाधिराज प्रथम 1044 से 1052 ईस्वी। राजेंद्र प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका ज्येष्ठ पुत्र राजाधिराज प्रथम उत्तराधिकारी बना। उसने चेर, पांड्य तथा लंका के संघ को तोड़ने में सफलता प्राप्त की। कल्याणी पर विजय के उपलक्ष्य में उसने कल्याणी नगर में अपना राज्याभिषेक कराकर विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की। चालुक्य नरेश सोमेश्वर के साथ हुए कोप्पम के युद्ध में राजाधिराज मारा गया। तो चालुक्य नरेश सोमेश्वर के साथ हुए कोप्पम के युद्ध में राजाधिराज मारा गया। राजाधिराज ने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में अश्वमेध यज्ञ किया था। राजेंद्र तृतीय। अब राजेंद्र तृतीय का टाइम पीरियड है 1052 से 1064 ईस्वी। यह राजाधिराज का अनुज था और कोप्पम के युद्ध क्षेत्र में राजाधिराज की हत्या के बावजूद इसी युद्ध क्षेत्र में उसने कल्याणी के चालुक्य को पराजित करके युद्ध क्षेत्र में ही अपना राज्याभिषेक कराया। 1062 ईस्वी में चोल सेनाओं द्वारा कुडल संगमम के युद्ध में चालुक्यों सोमेश्वर प्रथम को पराजित किया गया। वीर राजेंद्र। नेक्स्ट है वीर राजेंद्र 1064 से 1070 ईस्वी तक। इसके काल में पश्चिमी चालुक्य नरेश सोमेश्वर ने कुडल संगमम में चोलों को पुनर्युद्ध करने के लिए ललकारा, किंतु असाध्य रोग के कारण वह युद्ध क्षेत्र में उपस्थित न हो सका। अपने आप अपमान एवं रोग से त्रस्त होकर उसने तुंगभद्रा में डूबकर आत्महत्या कर ली। इसी घटना की स्मृति में वीर राजेंद्र ने तुंगभद्रा के तट पर एक विजय स्तंभ की स्थापना की। उसने राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है कुलोत्तुंग प्रथम का टाइम पीरियड था 1070 से 1120 ईस्वी। पूर्वी चालुक्य वंशीय राजेंद्र द्वितीय कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से चोल साम्राज्य का सम्राट बना। वह चोल शासक राजेंद्र प्रथम का प्रपौत्र था।
कुलोत्तुंग प्रथम चोल शासक राजेंद्र प्रथम का प्रपौत्र था। कुलोत्तुंग प्रथम के साथ ही चोल चालुक्य वंश की शुरुआत हुई। उसका शासनकाल शांति का काल था। कुलोत्तुंग प्रथम के शासनकाल में पश्चिमी चालुक्यों की ओर से चोलों का विरोध विक्रमादित्य षष्ठम ने किया। विक्रमादित्य षष्ठ ने किया, किंतु उसे युद्ध में पराजित होना पड़ा। कुलोत्तुंग के समय में श्रीलंका के राजा विजयबाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की, किंतु उसने श्रीलंका में चोल प्रभाव की समाप्ति के प्रति किसी कटुता का प्रदर्शन नहीं किया तथा अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार वीर पेरुमाल के साथ कर दिया। उसने भी राजराज की तरह भू-राजस्व निर्धारण के लिए भूमि का पुनर्सर्वेक्षण कराया। उसने व्यापार की प्रगति में बाधक चुंगियों तथा तटकरों को समाप्त किया, जिसकी वजह से उसे सड़म तवित्र चोल यानी करों को हटाने वाला की उपाधि मिली। कुलोत्तुंग प्रथम द्वारा प्रसारित चोलों के स्वर्ण सिक्कों पर उसकी कुछ उपाधियां जैसे कटेकोंड चोलन तथा मेलंडू कोंड चोलन का उल्लेख होता है। तो कटेकोंड चोलन और मेलेंडू कोंड चोलन का उल्लेख होता है। चीनी ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार 1077 ईस्वी में कुलोत्तुंग ने 92 व्यक्तियों का एक दल मंडल भेजा। यह दूत मंडल 92 व्यक्तियों का एक दूत मंडल भेजा। यह दूत मंडल एक व्यापारिक शिष्टमंडल था, जिसे तमिल व्यापार के लिए चीन से अधिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। अपने शासन के अंतिम वर्षों में कुलोत्तुंग को 2 बार कलिंग के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा। इसके शासनकाल में मलय प्रायद्वीप के साथ चोलों के सुदृढ़ व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध बने रहे। विक्रम चोल। इसका शासनकाल अपेक्षाकृत शांति का था। विक्रम चोल का शासनकाल अपेक्षाकृत शांति का काल था। उसने चिदंबरम में स्थित नटराज मंदिर का पुनरुद्धार कराया तथा मंदिरों आदि को अपार दान दिया। विक्रम चोल धार्मिक दृष्टि से बड़ा ही असहिष्णु था। उसने गोविंद राज मंदिर की प्राचीन वैष्णव मूर्ति को समुद्र में फिकवा दिया। उसने अकाल एवं बाढ़ के समय में प्रजा से जबरन राजस्व वसूलकर चिदंबरम के मंदिर को सुसज्जित कर रहा था। इसकी उपाधि त्याग समुद्र की थी। कुलोत्तुंग तृतीय चोल वंश का अंतिम महान शासक था, किंतु इस वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। कुलोत्तुंग तृतीय चोल वंश का अंतिम महान शासक था, किंतु इस वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। कुलोत्तुंग तृतीय ने कुंभकोणम के निकट तिरुभुवन में कंपारेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। नेक्स्ट है चोल प्रशासन। अब पढ़ेंगे चोल प्रशासन के बारे में। चोल प्रशासन केंद्रीय प्रशासन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति राजा था। सार्वजनिक प्रशासन में राजा की भूमिका मौखिक आदेशों तिरुवाय केल्बी के रूप में थी। शासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। राजा चक्रवर्तीगल त्रिलोक सम्राट जैसी उच्च स्मारक उपाधियां ग्रहण करते थे। ज्येष्ठता के आधार पर उत्तराधिकार का प्रचलन था। उपराजा के पद पर सदा राजकुमारी की नियुक्ति होती थी। समाज में सरकारी अधिकारियों का एक अलग वर्ग था, जो 2 श्रेणियों में विभक्त था। इनमें ऊपरी श्रेणी पेरुंदनम तथा निम्नतम श्रेणी थी वो सिरुदनम कहलाती थी। तो ऊपरी श्रेणी पेरुंदनम तथा निम्नतम श्रेणी सिरुदनम कहलाती थी। सरकारी पद वंशानुगत होते थे। राजा के व्यक्तिगत अंगरक्षकों को वेडेकार कहा जाता था। नायक, सेनापति तथा महादंड नायक सेना के बड़े अधिकारी होते थे।
अधिकारियों को उनकी नियुक्ति के स्थान पर वेतन के रूप में जमीन दी जाती थी। राज्य के उच्च अधिकारियों मंत्रियों को उड़न कुट्टम कहा जाता था। तो राज्य के जो उच्च अधिकारी थे यानी कि जो मंत्री थे उनको उड़न कुट्टम कहा जाता था। मुख्य अधिकारी थे ओलेना नायकम। जो ओलेना नायकम थे वो प्रधान सचिव थे। तिरुंदनम एक प्रधान कर्मचारी को कहते थे। विडयाधिकारीन कार्यप्रेषक की रानी होगा, की रानी चिपक गया एक साथ, की रानी कार्यप्रेषक की रानी विडयाधिकारीन। प्रशासनिक विभाग प्रशासन की सुविधा के लिए विशाल चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को मंडलम कहा जाता था। महत्वपूर्ण प्रांतों का प्रशासन राजघराने से संबंधित व्यक्ति को दिया जाता था। मंडल जो थे वलनाडु या जिलों में वलनाडु नाडु में तथा नाडु कुर्रम में विभक्त थे। इस प्रकार अवरोही क्रम में चोल साम्राज्य की प्रशासनिक इकाइयां थी। राज्य सबसे बड़ा होता था, फिर मंडल, वलनाडु, नाडु, कुर्रम या कोट्टम। बड़े बड़े शहर या गांव स्वयं एक अलग कुर्रम बन जाते थे और तनियूर या तंकुरम कहलाते थे। मंडल प्रशासन से लेकर ग्राम प्रशासन तक शासकीय कार्यों की सहायता करने हेतु स्थानीय सभाएं होती थीं। तो मंडल प्रशासन से लेकर ग्राम प्रशासन तक शासकीय कार्यों की सहायता करने हेतु स्थानीय सभाएं होती थीं। नाडु की स्थानीय सभा को नट्टार तथा व्यापारिक संघ की सभा को नगरम कहते थे। राजस्व व्यवस्था राज्य की आय का प्रमुख साधन भूमिकर था, जिसे ग्राम सभाएं वसूल करती थीं। कृषि उत्पादन का 1/3 भू राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था। कृषि उत्पादन का 1/3 भू राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था। चोल सम्राट राजराज तथा कुलोत्तुंग ने भूमि की नाप करवाई। कृषि भूमि तथा भू राजस्व का उपज के अनुसार समय समय पर पुनर्निर्धारण करने का उल्लेख मिलता है। उपज के अनुसार भूमि को कुल 12 कोटियों में विभाजित किया जाने का विवरण चोल अभिलेखों में है। सीमा शुल्क, राहदारी, अनेक व्यवसाय तथा धंधों पर लगाए गए करों से राज्य की आमदनी होती थी। खानों तथा जंगलों के उत्पादन के अतिरिक्त नमक कर भी आय के स्रोत थे। भूमि कर के अतिरिक्त चोल राजा व्यापार कर तथा निकटवर्ती क्षेत्रों की लूटमार से अपनी आय बढ़ाते थे। विवाह समारोह पर भी कर लगता था। अभिलेखों में करों व वसूलियों के लिए प्रयुक्त शब्द हर्रे या वरी, मनरूपांडु और दंडम है। प्रत्येक नगर एवं गांव में कुछ भूक्षेत्र कर मुक्त रहते थे, जैसे कि हस्तशिल्पकारों एवं कारीगरों के आवास स्थान, चांडालों की बस्तियां, मंदिर, तडाग, नहरें, शमशान आदि भूमि आदि। अन्न का मान 1 कलम 3 मन था। अन्न का मान 1 कलम जिसे 3 मन था। सोने के सिक्के को काशू कहा जाता था। वेली भूमि माप की इकाई थी। चोल अभिलेखों में भूमि कर के अतिरिक्त अनेक प्रकार के करों एवं उपकरों की सूचियां दृष्टव्य हैं। उदाहरणार्थ आयाम राजस्व, मरममंजाडी, उपयोगी वृक्ष कर, कदमे जो था वो सुपारी की बगान पर कर, मने इरे गृह कर, कठे इरे व्यापारिक प्रतिष्ठान कर, पेवीर तेलघानी कर, कीड़ा कांसु नर पशुधन कर, कदमे लगान, पाडी कावल गांव सुरक्षा कर, वसलीमपरमम द्वार कर, मगन में स्वर्णकार, लोहकार, कुंभकार, बढ़ई आदि के पेशों पर लगने वाला कर मगन में। करों की वसूली एवं केंद्रीय कोष में जमा करने का कार्य अधिकांशतया स्थानीय प्रशासन के द्वारा ही संपन्न किया जाता था। राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी वरितपोतराक कहलाते थे। राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी वरितपोतराक कहलाते थे। नगरों में कर संग्रह का उत्तरदायित्व नगरम समिति के अधीन होता था, जो विभिन्न प्रकार के बिक्री करों एवं शिल्प करों को वसूल करके केंद्रीय कोष में जमा करती थी।
चोल नरेश केंद्रीय राजस्व का उपयोग प्राय विशाल मंदिरों के निर्माण, बंदरगाहों तथा समुद्री जहाजी बेड़ों के विकास पर अधिक किया करते थे। इसके अतिरिक्त राजस्व का बहुत बड़ा हिस्सा राजकीय दानों, यज्ञों तथा विभिन्न महोत्सवों पर भी खर्च होता था। सैन्य संगठन। चोल सेना की सैन्य संगठन कैसा था? चोल सेना 3 प्रमुख अंग थे: पदाति, गजारोही एवं अश्वारोही। चोलों की अश्वसेना मन रुके महासने में अश्वों का अरब एवं खाड़ी देशों से आयात किया जाता था। सेना की विभिन्न टुकड़ियां अलग अलग छावनियों कड़गम में रहती थीं। चोल सेना में सभी वर्गों के व्यक्ति सम्मिलित थे। राजा सैन्य संगठन का प्रधान होता था तथा युद्ध काल में प्राय वही सेना का नेतृत्व करता था। सेना की टुकड़ियों के प्रमुख को नायक, सेनाध्यक्ष या प्रधान सेनापति को महादंड नायक या सेनापति कहा जाता था। थल सेना के मुख्य अंग थे धनुर्धर को ब्रैकेट में क्या लिखा है? विलिलगल। गजारोही को कुजिरमल्लर गजारोही, विलिलगल धनुर्धर। घुड़सवार को कुडेरे चेवगर को घुड़सवार तथा पैदल सेना बडपेई कंकोलर आदि। सेना में अनेक सेनापति ब्राह्मण थे जिन्हें ब्राह्मणाधिराज कहा जाता था। न्याय समितियों को न्यायतर कहा गया है। स्थानीय स्वशासन क्या था? चोल सम्राट परांतक के शासन के 12वें एवं 14वें वर्ष के प्रसिद्ध उत्तरमेरूर अभिलेखों से चोल कालीन स्थानीय स्वशासन एवं ग्राम प्रशासन व्यवस्था का समग्र चित्र उपलब्ध होता है। ग्राम तथा नगरों की सभाएं नैगमिक शासन की मूलभूत इकाइयां थीं। नाडु की प्रशासनिक सभाएं प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित होती थीं। चोल सम्राटों ने स्थानीय प्रशासन व्यवस्था समिति प्रणाली को लागू किया जिसे वारियम कहा जाता था। तो चोल सम्राटों ने स्थानीय प्रशासन व्यवस्था में समिति प्रणाली को लागू किया जिसे वारियम कहा जाता था। वारियम गांवों की कार्यकारिणी थी। जो वारियम थी वो गांव की कार्यकारिणी थी। 35 to 70 ईयर्स, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। चोल अभिलेखों में मोटे तौर पर 3 प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। वे हैं उर सभा, महासभा और नगरम। इस काल के स्थानीय स्वशासन में उर तथा सभा या महासभा बालिक सदस्यों द्वारा निर्मित होती थी। उर एक सामान्य प्रकार की सर्वसाधारण लोगों की ग्राम सभा थी जिसमें ग्राम, पुर, नगर दोनों सम्मिलित थे। उर का शाब्दिक अर्थ पुर है। इसकी कार्यकारिणी समिति को आलुंगणम कहा जाता था। सभा या महासभा गांव के वरिष्ठ ब्राह्मणों, जिन्हें अग्रहार कहा जाता था, की सभा थी, अर्थात यह मूल रूप से अग्रहारों अथवा ब्राह्मण बस्तियों की संस्था थी। गांव के कारोबार की देख रेख एक कार्यकारिणी समिति करती थी जिसे वरियम कहा जाता था। वरियम कार्यकारिणी समिति की सदस्यता के लिए 35 से 70 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति का नामांकन होता था। अच्छा, ये एज है जो ऊपर लिखा हुआ है। वारियम जो ऊपर लिखा है ना, कार्यकारिणी समिति की सदस्यता के लिए 35 से 70 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति का नामांकन होता था जिसके पास लगभग 1.5 एकड़ भूमि हो तथा जो अपनी भूमि पर बने मकान में रहता हो, साथ ही वैदिक मंत्रों का ज्ञाता हो। महासभा को पेरुंगुरी, इसके सदस्यों को पेरुमक्कल तथा समिति के सदस्यों को वारिएपेरुमक्कल कहा जाता था। सभा की बैठक गांव के मंदिर, वृक्ष के नीचे या जलाशय के किनारे होती थी। सार्वजनिक भूमि पर महासभा का स्वामित्व होता था। गांव के हित के लिए महासभा कर भी लगाती थी। सामान्यतः वरियम के सदस्यों की कार्य अवधि 3 वर्ष की होती थी। कभी कभी सदस्यों के चुनाव के नियम सम्राट द्वारा निर्धारित किए जाते थे, किंतु अधिकतर ग्राम सभा द्वारा ही इसका निर्धारण का प्रचलन था। समिति के सदस्यों को चुनने के लिए प्रत्येक गांव को 30 वार्डों में बांटा गया था। प्रत्येक वार्ड एक व्यक्ति का चुनाव लॉटरी द्वारा किया जाता था। वरियम के 30 सदस्यों में से 12 बुजुर्ग व विद्वान सदस्य को वार्षिक समिति
संवत्सवारियम के लिए 12 सदस्य उद्यान समिति तोट्टवारियम तथा 6 सदस्य एरीवारियम के लिए निर्वाचित या मनोनीत किए जाते थे। सदस्यों की संख्या आवश्यकता अनुसार घटाई बढ़ाई भी जा सकती थी। नगरम व्यापारी समुदाय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासकीय सभा थी। जो नगरम थी वह व्यापारी समुदाय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासकीय सभा थी। चोल अभिलेख में नगरम का उल्लेख प्राय व्यापारिक केंद्रों के प्रबंध कार्य हेतु किया जाता था। नगरम की प्रशासनिक व्यवस्था में मुख्य रूप से व्यापारियों को ही सम्मिलित किया जाता था। तो नगरम की प्रशासनिक व्यवस्था में मुख्य रूप से व्यापारियों को ही सम्मिलित किया जाता था। नेक्स्ट है ग्राम सभा। ग्राम सभा यह भूमिकर का संग्रह करती थी तथा संग्रहित राशि को राजकोष में जमा करती थी। इन्हीं सभाओं द्वारा ग्रामीण विवादों मुकदमों का फैसला भी किया जाता था। मंदिरों का निर्माण, जीर्णोद्धार तथा उनकी आय व्यय का उचित प्रबंधन ग्राम सभाओं का ही उत्तरदायित्व था। भूमि सर्वेक्षण का कार्य केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता था, किंतु भूमि के वर्गीकरण या उसकी श्रेणी में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक थी। प्रत्येक ग्राम में मध्यस्थ नामक कुछ वेतनभोगी कर्मचारी होते थे जो ग्राम सभा के कार्यों में सहायता प्रदान करते थे। चोल समाज तमिल क्षेत्र में प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में वर्ण व्यवस्था का अभाव था। चोलकालीन समाज 2 वर्गों में विभाजित था। पहला ब्राह्मण एवं अब्राह्मण। अब्राह्मणों में सबसे महत्वपूर्ण शूद्र थे। चोल काल में दक्षिण वर्गीय वलंगई तथा वाम वर्गीय इंडगई औद्योगिक वर्गीय 2 समूह थे। दक्षिण वर्गीय जातियां मुख्यतः कृषक एवं श्रमिक जातियां थीं तथा वाम वर्गीय जातियां हस्तशिल्पकारों या दस्तकारों की जातियां थीं। चोल काल में इंडमई की अपेक्षा बेलंगई कहीं अधिक अधिकार युक्त होते थे। चोल काल में इंडमई की अपेक्षा बेलंगई कहीं अधिक अधिकार युक्त होते थे। वेलंगई का प्रभाव दरबार तथा सेना में कहीं अधिक था। इंडगई लोग अपनी आजीविका व्यापार एवं दस्तकारी के द्वारा चलाते थे। चोल समाज में क्षत्रिय एवं वैश्य वर्ग का न होना एक महत्वपूर्ण तथ्य है। चोल साम्राज्य में क्षत्रिय और वैश्य लोग नहीं थे। वर्ग का न होना एक महत्वपूर्ण तथ्य है। समाज में कुछ वर्गों को अछूत, जिसे परैया माना जाता था, वेल्लाल शूद्र कृषक थे। जो वेल्लाल थे वो शूद्र कृषक थे। चोल काल में रथ राज नामक नए वर्ग का उदय हुआ, जिनकी उत्पत्ति उच्च वर्ग के पुरुषों और निम्न वर्ग की महिलाओं के संयोग से होता था। रथराज। स्त्रियों की स्थिति उत्तर भारत की अपेक्षा अच्छी थी। साउथ में चोल समाज में स्त्रियों की स्थिति उत्तर भारत की अपेक्षा अच्छी थी। देवदासी प्रथा प्रचलित थी तथा दास प्रथा के भी प्रमाण हैं। कला पल्लवों की भांति चोलों ने सिंचाई के लिए बांध, कावेरी पर तथा नहरों का निर्माण कराया। चोलकालीन कलाकारों ने अपनी कुशलता का प्रदर्शन पाषाण मंदिर एवं मूर्तियां बनाने चोलकालीन कलाकारों ने अपनी कुशलता का प्रदर्शन पाषाण मंदिर एवं मूर्तियां बनाने में किया। चोलकालीन मंदिर के विषय में फर्ग्यूसन ने कहा है कि चोल कलाकारों ने दानवों की भांति इनका निर्माण किया और रत्नकारों के रूप में इनका रूप विन्यास किया। चोलों के अंतर्गत मंदिर बनाने की द्रविड़ शैली, जिसका प्रारंभ पांड्य तथा पल्लवों ने 7वीं एवं 9वीं शताब्दी के बीच किया था, शीर्ष पर पहुंच गई। ईंटों के स्थान पर पत्थरों का प्रयोग चोलों के काल में आरंभ हुआ, जिसे मामल्लपुरम तथा कांचीपुरम के मंदिर में देखा जा सकता है। चोल मंदिर निर्माण कला की मुख्य विशेषताएं थी वर्गाकार या ऊंचे विमान मंडप, गोपुरम, कलापूर्ण स्तंभों से युक्त वृहत सदन आदि। राजराज प्रथम द्वारा निर्मित तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को द्रविड़ शिल्पकला की सर्वोत्तम कृति है और भारतीय वास्तुकला की कसौटी माना है। इस काल में पाषाण मूर्तियों से भी अधिक धातु कांस्य मूर्तियों का निर्माण हुआ। सर्वाधिक सुंदर कांस्य मूर्तियां नटराज शिव की हैं। चोलेश्वर मंदिर का निर्माण विजयालय ने करवाया था। तो जो चोलेश्वर मंदिर का निर्माण था वो विजयालय ने करवाया था। स्मरणीय तथ्य: भारत में पारसी धर्म को शिलाहार राजाओं ने संरक्षण प्रदान किया था। युवराज, प्रांत का शासक, अमात्य, मंत्री, राष्ट्रिक, प्रांत अथवा जिला स्तर के अधिकारी, देशाधिकृत
देशाधीश, स्थानीय अधिकारी, ग्राम भोजक, ग्राम प्रधान आदि विभिन्न प्रकार के अधिकारी थे। नाडु के अंतर्गत अनेक ग्राम संघ थे जिन्हें कुर्रम कहा जाता था। व्यवसायियों एवं शिल्पियों की सभाओं का नाम क्रमशः श्रेणी और पुग था। श्रेणी जो है वो शिल्पियों की सभा थी। श्रेणी जो है शिल्पियों की सभाओं को पुग, श्रेणी एवं पुग, पुग जो था वो शिल्पियों की सभा थी और जो श्रेणी थे वो व्यवसायी लोग थे। प्रभु मान्यम यह भूमि का एक बड़ा भाग था जिस पर राजा का अधिकार था। राज्य के स्वामित्व वाली भूमि, मंदिरों के प्रदत्त भूमि, देवदान, देव प्रहार, देव भोग तथा मठों को दी जाने वाली भूमि पंडपुर कहलाती थी। ब्राह्मणों को दी गई भूमि ब्रह्मदेव कहलाती थी। एक भोग्य, ब्राह्मण विशेष को स्वयं उपभोग हेतु दी गई भूमि, एक भोग यानी ब्राह्मण विशेष को स्वयं उपभोग हेतु दी गई भूमि को एक भोग कहते थे। समुदाय विशेष ब्राह्मण को सामूहिक भूमि अग्रहार एवं गण भोगे कही जाती थी। शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए प्रदान की जाने वाली भूमि को साला भोग कहा जाता था। अयावोल भूमक्कड़ व्यापारियों का वर्ग था। व्यापार श्रेणियों द्वारा नियंत्रित होता था जिनमें मणिग्रामम, वलंजियर, नानादेशी अधिक महत्वपूर्ण थे जो विदेशों से भी व्यापार करती थी। व्यापारिक श्रेणियों में प्रथम मणिग्रामम 9वीं से 18वीं सदी के अंत तक समुद्र तटीय एवं आंतरिक व्यापार में संलग्न था। दूसरा नानादेश तीशेयाइर एनुरुवर नामक श्रेणी का व्यापार वर्मा एवं सुमात्रा तक होता था। चोल काल में अंजुवणम तथा वीरवन्नजुस नामक व्यापारी की प्रसिद्ध श्रेणियां थी। श्रेणी सार्वजनिक ग्रामीण संस्था, सभा तथा उर में भूमिदान आदि धार्मिक कृत्यों के लिए धन जमा करती थी। चोलों की स्थानीय शासन व्यवस्था की प्रशंसा ब्रिटिश शासकों ने भी की है। राजराज प्रथम ने स्थानीय स्तर पर स्वशासन की व्यवस्था आरंभ की। राजेंद्र प्रथम सबसे पहला भारतीय शासक था जिसने अरब सागर पर अपनी प्रभुता कायम की। चोल राजाओं ने उत्तराधिकारी या युवराज चुनने की प्रथा आरंभ की और अपने जीवन काल में उसे शासन में भाग लेने का मौका दिया। तो उत्तराधिकारी जीते वो लोग चुन लेते थे और अपने जीवन काल में उसने शासन में भाग लेने का उनको मौका भी दिया जाता था। सेना के सिपाही और पदाधिकारी जो युद्ध में ख्याति प्राप्त करते थे उन्हें क्षत्रिय शिरोमणि की उपाधि दी जाती थी। चोल नरेश राजराज द्वितीय तथा कुलोत्तुंग द्वितीय की प्रशंसा तमिल देव के रूप में की जाती है। तो राजराज द्वितीय और कुलोत्तुंग द्वितीय की प्रशंसा तमिल देव के रूप में की जाती है। 1090 में कडारम के राजा की प्रार्थना पर कुलोत्तुंग ने बौद्ध विहार को दान में दिए गए नागपट्टनम गांव को राज्य कर के भुगतान से मुक्त कर दिया। राजराज का अंतिम विजय लक्षद्वीप तथा मालदीव की प्राप्ति थी जो शिलालेख में 12,000 द्वीपों के समूह के रूप में वर्णित है। चोल वंश का वास्तविक संस्थापक परांतक प्रथम था। चोल शासक अधिराजेंद्र को क्रुद्रभीड़ ने मार डाला था। चोल शासक अधिराजेंद्र को क्रोधित भीड़ ने मार डाला था। अरबी यात्री सुलेमान ने राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष को विश्व के 4 महान शासकों बगदाद के खलीफा, चीन तथा तुर्की के बादशाहों के समतुल्य माना है। चोल साम्राज्य में एकल इकाई के रूप में शासित विशाल ग्रामों को तनियूर कहा जाता था। चोल साम्राज्य में प्रदेश या मंडलों की संख्या 8 थी। चोल युगीन पत्तन, महाबलीपुरम, कावेरीपत्तनम, सालियूर, कोरकई आदि प्रमुख थे। चोल काल में आयातित वस्तुओं में सबसे महत्वपूर्ण घोड़े थे। राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष ने प्राकृतिक आपदाओं के रक्षार्थ अपनी बाईं उंगलियों को काटकर महालक्ष्मी को अर्पित कर दिया था। मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र थी। राजराज प्रथम ने शिव पादेश्वर की उपाधि धारण की थी। उत्तर मेरू अभिलेख से स्थानीय महासभा की कार्य संचालित प्रणाली पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। यह सभा परांतक प्रथम के समय में स्थापित हुई थी। राष्ट्रकूट राज्य में सागौन का पर्याप्त उत्पादन होता था।
पल्लव एवं चोल आदि शासकों के काल में राजाओं, व्यापारियों तथा धनाढ्य लोगों द्वारा इस मंदिर तथा धार्मिक संस्थाओं को प्रचुर मात्रा में सोना, चांदी, बहुमूल्य रत्नों के अतिरिक्त भूमि तथा ग्रामदान दिए जाने लगे। बेल्लाल थे वो बड़े भूस्वामी थे। इन्हें स्थानीय करों से मुक्ति मिली हुई थी। पल्लियों माने खेतीहर मजदूर। कम्माल कौन थे? दस्तकार। चोल काल में मंदिरों आदि के निर्माण में उनकी उपयोगिता के कारण उनकी श्रेष्ठ स्थिति स्वीकार की जाने लगी। दक्षिण भारत के भूस्वामित्व व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था संयुक्त एवं सहयोगी भूस्वामित्व की थी। कृषि से संबंधित उद्योगों में नारियल से संबंधित उद्योग सर्वप्रमुख था। सूती कपड़े का उद्योग इस काल में इतना अधिक विकसित हो गया था कि इसे वैभव का प्रतीक माना जाता था। सूती कपड़े का उद्योग मुख्यतः कालीकट के आसपास केंद्रीभूत था। इस काल में फारस की खाड़ी के पूर्वी तट पर स्थित सिरा संपूर्ण एशिया की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी थी। राजेंद्र प्रथम और कुलोत्तुंग प्रथम ने चीन में अपने व्यापारिक दूत मंडल भेजे। इसमें राजेंद्र प्रथम के समय में 2 बार दूत मंडल चीन गया था। तो राजेंद्र प्रथम और कुलोत्तुंग प्रथम ने चीन में अपने व्यापारिक दूत मंडल भेजे। इसमें राजेंद्र प्रथम के समय में 2 बार दूत मंडल चीन गया था। श्री विजय साम्राज्य के विरुद्ध राजेंद्र चोल के सफल अभियान के परिणाम स्वरूप चीन के साथ व्यापारिक संपर्क का मार्ग पहले से अधिक सुगम हो गया। चोलों के शासनकाल में श्रीलंका पर चोल प्रभुत्व की स्थापना हो जाने के बाद श्रीलंका एवं दक्षिण भारत के मध्य मुक्त व्यापार का मुख्य केंद्र कैंटन का बंदरगाह था। दक्षिण भारत से निर्यातित वस्तुएं थी मसाले, मुख्य काली मिर्च, औषधियाँ, कच्चा माल, सूती वस्त्र आदि। इस काल में व्यापारिक निगमों में सर्वाधिक शक्तिशाली नाना देशी नामक निगम थे। शैव भक्ति गीतों का संकलन करता नाम्बी को माना जाता है जो राजराज एवं राजेंद्र चोल के समय में हुए। तमिल लेखकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध जयनगोंदार था। वह चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम का राजकवि था और उसने कलिंगतुपर्णी नामक ग्रंथ की रचना की। कुलोत्तुंग तृतीय के शासनकाल में प्रसिद्ध कवि कंबन था जिसने तमिल रामायण की रचना की। यह तमिल साहित्य का महाकाव्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। कुलोत्तुंग तृतीय के शासनकाल में प्रसिद्ध कवि कंबन था। कंबन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने तमिल रामायण की रचना की। यह तमिल साहित्य का महाकाव्य है। पोन्नरन 10वीं शताब्दी कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। पंप ने आदि पुराण, पोन्न ने शांति पुराण तथा रन्न ने अजित पुराण लिखा। ये सभी जैन तीर्थकारों पर लिखे गए हैं। 11वीं सदी में कंबन, ओटकुट्टन और पुगलेनिद नामक 3 विद्वान रचनाकार हुए जिन्हें तमिल साहित्य के त्रिरत्न के रूप में स्मरण किया जाता है। चोल द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता विमान। पांड्य द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता गोपुरम। पल्लव द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता मंडपम है। तो पल्लव द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता मंडप, पांड्य द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता गोपुरम और चोल द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता विमान थी। 11वीं सदी में कब्बन, ओटकुट्टन और पुगलेनिद नामक 3 विद्वान रचनाकार हैं जिन्हें तमिल साहित्य के त्रिरत्न के रूप में स्मरण किया जाता है। तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट हुआ एंशिएंट